हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक दिस द बेस्ट डीएसए सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर प्लेसमेंट्स. अब इसके अलावा डीएसए के अंदर अगर आपको कोई और भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगा. हम चाहें तो वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं. अब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आज के लेक्चर में हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इन डेप्थ कवर किया है, जिसका मतलब है कि हम ऐसी कुछ एल्गोरिथम्स जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गई, जैसे रिकर्जन हो गया, वो भी आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिनको डीएसए सीरीज के अंदर हम बाद में करने वाले हैं. तो वो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी सॉर्टिंग का आइडिया है, जिनको ऑलरेडी रिकर्जन का आइडिया है, वो तो पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं. एंड जो स्टूडेंट सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. आज हमने सॉर्टिंग एंड रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर देखी है, पर इन एल्गोरिथम्स को सीरीज के अंदर हम बाद में जाके कवर कर रहे होंगे. तो नीचे पूरे लेक्चर की हमें टाइमलाइन मिल जाएगी. अगर आपने रिकर्जन किया हुआ है तभी हमें रिकर्जन वाला पार्ट देखना है. अगर हमने अभी रिकर्जन नहीं किया हुआ फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि बाकी पूरा का पूरा चैप्टर तो हमें जरूर देखना है. स्पेशली द प्रैक्टिकल यूजेज पार्ट जो हमने लास्ट में कवर किया है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए देखना कंपलसरी है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Now let's move on to our concept of time complexity and space complexity and why is it one of the most important concepts in programming. बेसिकली चाहे हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लें, चाहे हम किसी भी एल्गोरिथम को पढ़ लें, हम उन सब के साथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं. जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करेंगे. जब हम कभी इंटरव्यूज़ के अंदर बैठे हुए हैं तो कोई भी सॉल्यूशन हम दें, चाहे कोई भी सवाल आए, 99% केसेस में हमारे इंटरव्यूअर हमसे उस सॉल्यूशन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं. इसके साथ में हमारे जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, ओएज होते हैं, उनके अंदर हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि हम जल्दी से एक एफिशिएंट सॉल्यूशन की डायरेक्शन में जा सकें. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करता है और हमें सॉल्यूशन डिवाइस करने में, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम अपनी डीएसए सीरीज के अंदर करने वाले हैं. एंड इस चैप्टर को हम पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करेंगे, यानी प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट ताकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज आए. तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होती क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एक्चुअल टाइम टेकन. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कोई कोड लिखा और ये कोड कितने टाइम में रन होगा. कभी कभी टाइम आता है 0.05 सेकेंड या इस तरीके का जो टाइम आता है, इट इज़ नॉट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि सेम C++ का कोड विंडोज़ पर अलग टाइम ले सकता है, मैक पे अलग टाइम ले सकता है एंड लिनक्स पे अलग टाइम ले सकता है. इनफैक्ट अगर इसी सेम कोड को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन जाके सबमिट करें तो हो सकता है लीड कोड पे डिफरेंट टाइम ले, कोड फोर्सेस पे डिफरेंट टाइम ले, कोड शेफ पे डिफरेंट टाइम ले एंड दूसरी वेबसाइट्स पे डिफरेंट टाइम ले. तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है कोड का वो हमारी मशीन डिपेंडेंट भी होता है एंड जब हम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो सर्वर डिपेंडेंट भी होता है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एक्चुअल टाइम टेकन. एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो डिफरेंट मशीन के हिसाब से डिफर नहीं करती, हमेशा सेम ही रहती है. तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अमाउंट ऑफ टाइम टेकन का यहाँ पर हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन कहने का मतलब है अपने कोड में हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक तरीके से ऑपरेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर x = 10 लिखा, ये एक ऑपरेशन होगा. मैंने एक फॉर लूप लगाया, इस फॉर लूप के अंदर जितनी बार ये लूप चलेगा उतने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. तो एक कोड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. मतलब इनपुट साइज ये जो n है ये जब बढ़ेगा तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कम होगा तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और कम होगा तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. ये इनपुट साइज कैसे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस यानी अमाउंट ऑफ टाइम टेकन को अफेक्ट करता है, चेंज करता है, उस बिहेवियर को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हमने एरेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा. एरेस के अंदर हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा. लीनियर सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एल्गोरिथम्स ऑफ डीएसए. लीनियर सर्च में क्या होता है? लीनियर सर्च में हमारे पास एक एरे होता है, इसके साथ में वी आर गिवन अ टारगेट. हमें इस एरे के अंदर अपने टारगेट को एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जाके सर्च करना होता है. ये लीनियर सर्च एल्गोरिथम होती है. अब इस एल्गोरिथम में लेट्स सपोज हमारी जो एरे का साइज है वो एरे का साइज है n, क्योंकि एरे क्या है, ये एक एरे इनपुट है और इसका जो साइज है n ये वैरी कर सकता है. मतलब हो सकता है कभी हमें एक ही सिंगल एलिमेंट वाला एरे मिले, हो सकता है कल को हमें बहुत सारे एलिमेंट्स वाला एरे मिले. तो इस तरीके से साइज वेरिएबल है. अब हमारा जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम होता है उसका सूडो कोड कुछ ऐसा दिखाई देता है. हम i <n तक जाते हैं, i++ तक जाते हैं. कभी भी अगर हमारा एरे ऑफ i
की वैल्यू हो जाती है हमारे टारगेट के इक्वल, तो उस केस में हम रिटर्न कर देते हैं इस आई को एज द आंसर। तो इस तरीके का हमारा फॉर लूप होता है। अगर कुछ हमें नहीं मिला तो उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं -1। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है लीनियर सर्च का। ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे ये जो n है यानी मेरे एरे का साइज है, या कह सकते हैं जिस केस में n की वैल्यू 1 हो गई उस केस में मुझे ओवरऑल कितने ऑपरेशंस लग रहे होंगे। बेसिकली हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस उतने ही लगेंगे जितनी बार ये मेरा लूप चलेगा। तो अगर इस लूप के रन करने को मैं एक ऑपरेशन मान लूँ, तो अगर मेरा n 1 है तो मेरा लूप एक ही बार रन करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें एक ही ऑपरेशन लग रहा होगा। अब अगर कल को मेरे एरे का साइज बढ़ के 10 हो गया तो मेरा अब ये लूप 10 टाइम्स चल रहा होगा, और 10 टाइम्स चल के मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, लूप के अंदर बार बार चेक करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। और वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस कहने का मतलब है एरे तो मेरे पास है 10 साइज का, और वर्स्ट केस में मैं इस पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगी और मेरा टारगेट मुझे लास्ट इंडेक्स पे मिलेगा। ये मेरा वर्स्ट केस होता है। अगर शुरुआत में ही मिल गया वो तो बेस्ट केस है, पर लास्ट में मिला वो वर्स्ट केस है लीनियर सर्च में। तो वर्स्ट केस में मेरा जो लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा, तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली मुझे कितने ऑपरेशंस लग रहे होंगे, 10 ऑपरेशंस लग रहे होंगे। कल को अगर बढ़ के मेरे एरे का साइज 100 हो गया तो मुझे पता है मेरा लूप 100 टाइम्स चलेगा और मुझे 100 ऑपरेशंस लगेंगे। एंड अगर कल को मेरे एरे का साइज बढ़ के 1 लाख हो गया तो उस केस में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 लाख ऑपरेशंस लग रहे होंगे, क्योंकि मेरा लूप 1 लाख टाइम्स रन कर रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे इनपुट साइज के हिसाब से अपने ऑपरेशंस का एक बिहेवियर दिख रहा है कि कैसे मैं इनपुट साइज जब बढ़ा रही हूँ तो मेरा ऑपरेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। और ये जो चेंज है इसी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जैसे हम नोटिस कर रहे होंगे जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। अब ये किस गति से बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसे एग्जैक्टली निकालने के लिए हम इसे ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करने का मतलब है, एक हम ले लेंगे अपना वाई एक्सिस, एक हम ले लेंगे अपना एक्स एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इनपुट साइज रखेंगे विच इज गोइंग टू बी n। वाई एक्सिस के ऊपर हम अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस रखेंगे। अब मुझे पता है जब मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साइज है तो मेरे 1 ऑपरेशन है, तो 1 अगर यहाँ पर लाई करता है तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जब 10 है तो 10 ऑपरेशंस है। सिमिलरली 10 यहाँ पर कहीं पर लाई करता है तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 100 की बात करें, वैसे मैं स्केल का ग्राफ नहीं बना रही, पर लेट्स सपोज 100 यहाँ पे लाई करता है, इसका 100 यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पर मेरा पॉइंट आ जाएगा। यानी मैं दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके प्लॉट कर रही हूँ। कल को अगर हम 1 लाख को प्लॉट करना चाहें तो लेट्स सपोज 1 लाख यहाँ पर आता है एंड इसका 1 लाख यहाँ पर आता है, तो मेरा जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से मेरा एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा सारे के सारे पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमने n को तो x एक्सिस दे दिया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को y एक्सिस दे दिया। तो जब मेरे पास ग्राफ के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनका फंक्शन कैसे निकलता है? इनका फंक्शन निकलता है सारे के सारे पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन निकालने से। तो यहाँ पर मेरी एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मेरे लिए आकर ड्रॉ हो जाएगी। इनफैक्ट हम चाहें तो इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, दे आर गोइंग टू फॉल ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है मैथ के अंदर? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू x, या इसको कह सकते हैं fx इज इक्वल टू x। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? मेरा फंक्शन ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे n है, तो हम कह सकते हैं माई फंक्शन इज गोइंग टू बी fn इज इक्वल टू n। और यहीं से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू आती है कि अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n के इक्वल। हम बिग O का सिंबल लिखते हैं, उसके बाद पेरेंथेसिस लिखते हैं, और जो भी ये राइट साइड की फंक्शन की वैल्यू होती है ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। और इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अपनी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। लीनियर कहने का मतलब है जितना मेरा इनपुट साइज बढ़ रहा है, जितनी ये वैल्यू बढ़ रही है, उतने ही मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, क्योंकि n जो भी होगा fn मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी उतने ही होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमें एक्चुअल टाइम नहीं मिलता कि हमें 1 सेकंड 2 सेकंड मिल गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमें वो बिहेवियर मिलता है कि किस तरीके से हमारी एल्गोरिथम परफॉर्म करेगी। अब सवाल आता है कि बिहेवियर निकालने की हमें क्या ज़रूरत है? बेसिकली जब भी हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज। वर्स्ट केस सिनेरियोज कहने का मतलब है जब हमारा इनपुट साइज यानी हमारा n बहुत ही बड़ा हो। क्योंकि अगर हम फेसबुक डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हम व्हाट्सएप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब भी हम रियल लाइफ के अंदर सिस्टम्स को बनाते हैं और उनके लिए एल्गोरिथम्स लिखते हैं, तो हम ऐसे सिस्टम बनाना चाहते हैं जो बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सके। तो हमारी एल्गोरिथम 5 साइज़ के इनपुट पे चल रही है क्या, 100 साइज़ के इनपुट पे चल रही है क्या, 1000 साइज़ के इनपुट पे चल रही है क्या, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज़ है। हमारा जो एल्गोरिथम है वो 1 लाख पे
1 मिलियन पे, 10 मिलियंस पे, 1 बिलियन पे कैसा परफॉर्म कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो हमें बचाता है। अगर कोई एल्गोरिदम वर्स्ट केस सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो छोटी वैल्यूज़ पे कैसा परफॉर्म कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर भी वो ऑप्टिमाइज तरीके से ही परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, हम जनरली वर्स्ट केस सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर, या अगर हम इंटरव्यू प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वर्स्ट केस सिनेरियोज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के पीछे हमारे 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो कि हम बेटर एल्गोरिदम्स, बेटर सिस्टम्स को बिल्ड कर पाएं। दूसरा रीजन होता है हम 2 एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, दूसरी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों में से फास्टर एल्गोरिदम कौन सी होगी। तो उसी चीज को धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर हम सीख रहे होंगे। अब एक बार लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस बिग ओ, कि बिग ओ को हमने एग्जैक्टली क्या लिखा है। बिग ओ बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक नोटेशन होता है। नोटेशन का मतलब होता है सिंबल। इसको हम सिंबल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर 5 लिखा है तो 5 रुपी है या $5 है, ये सिंबल से पता चलेगा। वैसे ही अगर मैंने n लिखा है तो n में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हूँ, ये हमें बिग ओ लगा के पता चलता है कि एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बिहेवियर है, वो हमें बिग ओ बताता है। तो बिग ओ एक ऐसी नोटेशन होती है, एक ऐसा सिंबल होता है जो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो या वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है। इसी वर्स्ट केस को हम अपना अपर बाउंड भी कहते हैं, कि कोई भी एल्गोरिदम चले, अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ गई तो वर्स्ट केस में n ऑपरेशंस ही होंगे, उससे ज़्यादा ऑपरेशंस या उससे ज़्यादा खराब हमारी एल्गोरिदम बिहेव नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि बेस्ट केस में कुछ और सिनेरियो आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव दिस एरे, मेरे नंबर्स है 1 2 3 4 5, अगर मेरा टारगेट ही 1 हो गया, टारगेट ही अगर 1 हो गया, तो मैं एक ही ऑपरेशन में लीनियर सर्च से फर्स्ट ही इंडेक्स पे या ज़रूरत इंडेक्स पे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ये तो बेस्ट केस हो गया, लेकिन वर्स्ट केस में एट मोस्ट मुझे n ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। बेस्ट केस हो सकता है पर वर्स्ट इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन निकालते हैं, जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पर कोई फंक्शन निकाला, ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। हमारे पास कुछ बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन भी एक फंक्शन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फंक्शन आ गया 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, इस तरीके का हमारे पास फंक्शन आ गया, दिस इज माई fn। तो अब इससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूं? अगर हमारे पास इस तरीके का फंक्शन होता है तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इग्नोर करना होता है अपने कॉन्स्टेंट्स को। एनीथिंग विच इज अ मैथमेटिकल नंबर इज अ कॉन्स्टेंट। जैसे 4 कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट है, 5 भी कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इस वाले कांस्टेंट को हटा के हमारे पास 1 आता है। एंड फिर सेकंड स्टेप होता है टू कंसिडर ओनली द लार्जेस्ट टर्म। लार्जेस्ट टर्म कहने का मतलब है कि n की अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज n की वैल्यू मैंने 1 लाख ले ली, तो इन तीनों में से कौन सी टर्म सबसे बड़ी होगी? n स्क्वायर की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 लाख है तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 10। सिमिलरली n की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 5, और 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी चाहे n कुछ भी हो जाए। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी हुई? सबसे बड़ी टर्म ये वाली टर्म हुई। तो बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, और ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर की इक्वल। तो अगर हमारे पास इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो हम सबको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लिखते, ये दोनों स्टेप परफॉर्म करके हम फाइनल छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं। इसका चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमें मिला है 100 प्लस 5n स्क्वायर प्लस √n, इस तरीके की हमें वैल्यू मिली है, हमारा फंक्शन है। अब n की वैल्यू हम कोई बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, हम चाहे तो 1 मिलियन वैल्यू ले सकते हैं। तो 1 मिलियन के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा, तो हम 5 को इग्नोर करेंगे, 100 को भी इग्नोर करेंगे, चाहे 100 बड़ी वैल्यू है लेकिन है तो कांस्टेंट ही। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस n स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ n। अब हमें क्या करना है? वैसे तो हमें देख के ही पता चल जाएगा कौन सी टर्म सबसे बड़ी है इन तीनों में से, लेकिन हम चाहें तो n की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 10 टू द पावर 6 के लिए अंडर रूट n हो जाएगा 10 टू द पावर 3, n स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 12, 1 रहेगा 1, सबसे बड़ी टर्म ऑब्वियसली ये है। तो बाकी टर्म्स को हम इग्नोर करेंगे और फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में भी हमारे पास बिग ऑफ n स्क्वायर की इक्वल आएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए भी वी कैन कैलकुलेट आवर फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो नोटेशन होती है, जैसे हमारे पास बिग ओ होता है, वी हैव 2 मोर नोटेशंस, या इनफैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ नोटेशंस इन मैथ। हमारी जो वर्स्ट केस सिनेरियो की नोटेशन होती है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होती है बिग ओ। इसको हम अपना अपर बाउंड भी कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एवरेज केस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, वी कॉल इट थीटा। ऐसे ही हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ओमेगा,
वी कॉल इट ओमेगा, एंड ओमेगा को जनरली हम अपना लोअर बाउंड कहते हैं। लेकिन इंटरव्यूज़ के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे सवालों को प्रैक्टिस करते हुए हम सिर्फ इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ कर रहे होंगे, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यूज़ के अंदर। डेफिनेटली इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए बहुत सारे हमारे पास कैलकुलस के फॉर्मूले होते हैं, हम लिमिट्स एंड डेरिवेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बार कॉलेजेस के अंदर इनकी जो इक्वेशंस है वो आपसे मिड सेम्स के अंदर, एंड सेम्स के अंदर पूछ ली जाती हैं, पर उसे हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल यूजेज उसका हमारे लिए नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक कॉर्मन नाम की किताब होती है जिसके अंदर एल्गोरिथम्स दिए गए हैं काफ़ी सारे, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मास्टर्स थ्योरम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनसे आप जाकर अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये नोटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास बिग ओ होता है, वैसे हमारे पास स्मॉल ओ भी होता है, स्मॉल थीटा भी होता है, स्मॉल ओमेगा भी होता है, एक हमारा लूज बाउंड होता है, एक हमारा टाइट बाउंड होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिग ओ ही है जो आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस हमने देख लिया है, और आपके इंटरव्यूअर भी आपसे हमेशा बिग ओ के ही सवाल पूछ रहे होंगे। तो इंटरव्यू के अंदर हमसे कोई थ्योरी या फॉर्मूला नहीं पूछ रहा होगा। अब जैसे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है, सिमिलरली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Space complexity is not the actual space taken by the program. It is the amount of space taken by an algorithm as a function of input size. जैसे जब भी हम अपना कोई कोड लिखते हैं, उस कोड में दो तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई होती है। एक तो हमारा एक्चुअल इनपुट होता है, ये इनपुट कोई वेक्टर भी हो सकता है, ये इनपुट कोई एरे भी हो सकता है, ये इनपुट आगे जाकर हम देखेंगे स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी कहने का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस, जो इनपुट से अलग हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लीनियर सर्च परफॉर्म किया, लीनियर सर्च के अंदर एरे तो होगा ही होगा, तभी तो उसके ऊपर लीनियर सर्च परफॉर्म हो पाएगा। तो ये एरे जो एग्जिस्ट करता है, इसको हम अपना इनपुट कहेंगे, और इनपुट को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट नहीं करते। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम सिर्फ इस एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस को कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सवाल दिया जाता है कि आपको इनपुट के अंदर एक एरे दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, आउटपुट में एक दूसरा एरे लिखना है जिसको हम कहेंगे अपना स्क्वायर एरे। और इस स्क्वायर एरे के अंदर एरे के ओरिजिनल सारे के सारे एलिमेंट्स का हमें स्क्वायर स्टोर कराना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास अपना एक ओरिजिनल एरे होगा। ओरिजिनल एरे के अंदर कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसका साइज n होगा। अब इसी के एलिमेंट्स के स्क्वायर स्टोर कराने के लिए हम एक और एरे बनाएंगे, एंड इस एरे को भी हम वही सेम साइज देंगे जो हमारे इनपुट एरे का साइज है, क्योंकि अगर यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इन्हीं के हम स्क्वायर्स को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस तरीके से टोटल साइज जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पर ये जो n है, जो हमारा एरे है, ये तो हमारा इनपुट हो गया जिसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। पर ये जो सेकंड एरे हमने बनाया, ये हमने एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको एक तरीके से ऑक्यूपाई किया है। ये हमारी ऑक्सिलरी स्पेस है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू देगी। तो यहाँ भी हमें सेम रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी ऑक्सिलरी स्पेस भी बढ़ेगी। और क्योंकि ऑक्सिलरी स्पेस का साइज एग्जैक्टली n होने वाला है, तो यहाँ पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n निकल कर आएगी। सो दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वही स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में आई थी, क्योंकि जो बिग ऑफ n का फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के अंदर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट में है एक एरे, और आउटपुट में मुझे क्या करना है, आउटपुट में मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करना है। तो अब इस सम को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई सम वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 के साथ। फिर हम एक लूप चलाएंगे i = 0 से लेकर i <n i++ तक, और हर बार सम के अंदर ऐड कर देंगे अपने एरे ऑफ i की वैल्यू को। तो इस तरीके का हमारा कोई लॉजिक होगा, और लास्ट के अंदर हम सम को प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सा लॉजिक होगा। अब यहाँ पर इनपुट के अंदर ये जो एरे है जिसका साइज n है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। इसके अलावा हमने कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई की, इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा सम वेरिएबल यूज़ किया है। अब एरे का साइज चाहे n = 10 हो, चाहे n = 100 हो, चाहे n = 1 लाख हो, चाहे n = 1 मिलियन हो, कुछ भी हो एरे का साइज, लेकिन ये सम वेरिएबल तो एक ही बनेगा ना। ये स्पेस तो उतनी ऑक्यूपाई करेगा। यानी जो हमारी वेरिएबल्स की स्पेस है या जो हमारी ऑक्सिलरी स्पेस है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा बिग ऑफ k, यानी एक तरीके से कांस्टेंट के इक्वल। क्योंकि लेट्स सपोज कि इस पूरे कोड के सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अगर k कांस्टेंट
स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ के इक्वल। एंड क्योंकि बिग ओ में कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ऑफ 1 कहते हैं। ऐसे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ऑफ 1 कहते हैं। क्यों कांस्टेंट हुई? क्योंकि जैसे जैसे हमारे एरे इनपुट का साइज बढ़ रहा है, इस पूरे कोड के अंदर कोई एज सच एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रही, तो इसको हम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ग्राफ में कैसे विजुलाइज करते हैं? ग्राफ में उसको इस तरीके के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की तरह विजुलाइज करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इसका मतलब होता है कि इनपुट का साइज चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, कितना भी बढ़ जाए, हमारा जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो उतने की उतनी है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स बिग ऑफ 1, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स बिग ऑफ n, एंड इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट हमारे पास स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। वैसे तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में या इनफैक्ट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम मोस्टली फोकस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस लेकर आना कंपैरेटिवली ईजियर है एज कंपेयर टू मेकिंग एन एल्गोरिथम विच इज़ मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इसीलिए मॉडर्न सिस्टम्स के लिए आजकल जो हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं, आजकल जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, डेफिनेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहे वो इंटरव्यूज़ के अंदर हो गया, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हो गया, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दी जाती है, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स के अंदर स्टोरेज तो चीप हो गई है, लेकिन हर किसी को एक फास्टर, मोर एफिशिएंट एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसीलिए अपने पूरे चैप्टर के अंदर, लेक्चर के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और मेजॉरिटी जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के होंगे। लेकिन जो फंडे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के होते हैं, वही सिमिलर प्रोसेस होता है टू कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट हम कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखने वाले हैं, एंड ये कहाँ कहाँ पर अकर करती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे जो हमारी डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको हम सेम ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास इनपुट साइज आ जाता है एंड हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाते हैं। ये हमारा बिग ऑफ 1 का ग्राफ होता है, ये हमारा बिग ऑफ n का ग्राफ होता है। सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है बिग ऑफ 1 के इक्वल, क्योंकि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे इनपुट साइज कितना भी बड़ा हो जाए, उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें लगेंगे, उतनी स्पेस हम ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसको हम सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं। अब बिग ऑफ 1 से जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वर्स, बैड की तरफ चलती जाती हैं। बिग ऑफ 1 से थोड़ी सी कम बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ log n के इक्वल। log n भी बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पर बिग ऑफ 1 जितनी अच्छी नहीं होती। log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से और थोड़ी सी वर्स होती है बिग ऑफ n, यानी हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर से भी थोड़ी सी खराब होती है n log n, और यहाँ पर आकर हम सिंपली x स्क्वायर को हम n स्क्वायर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। n स्क्वायर हमारी एक खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं। जो n क्यूब है, ये तो और भी खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड इससे भी और खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 to the power n। 2 to the power n को हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और ये जनरली हमें रिकर्जन के अंदर देखने को मिलती है। उसको भी हम देखने वाले हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे भी और ख़राब लेवल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n फैक्टोरियल के इक्वल। तो जैसे जैसे ग्राफ के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन y एक्सिस के पास आने लगता है, उसका मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी खराब की तरफ जा रही है। तो ये हमारी कुछ बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और ये हमारी कुछ वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। अब कुछ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो बार बार कई सारी एल्गोरिथम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिनको हम कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं। तो एक बार पहले इन कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अकर करती हैं, इनका मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड फिर हम रिकर्जन के सवालों में कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं उसको भी सीख रहे होंगे। सबसे कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1, जिसको हम कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी जनरली उन सवालों के अंदर देखने को मिलती है जहां हमें कोई लूप, कोई रिकर्जन नहीं करना, हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 से लेकर n तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी लूप, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। ये सम का फॉर्मूला होता है फ्रॉम 1 to n। तो हमने सिंपली एक इंटीजर n लिया, n को सीन किया, और उसके बाद हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया n इंटू n प्लस 1/2। ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन है। सारे के सारे लेट्स सपोज k ऑपरेशंस है, पर k की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इनपुट साइज मतलब ये n बड़ा होगा, तो उससे इस फॉर्मूले के अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे n के लिए भी हमें एक ऑपरेशन लगेगा, बड़े n के लिए भी हमें एक ही ऑपरेशन लगेगा। तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ k के इक्वल, एंड क्योंकि बिग ओ में हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1 के इक्वल। तो इसी को हम अपनी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जनरली ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये हमें और जगह भी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल मिल गया जिसमें हमारे पास एक गिवन एरे है, और हमें हमेशा
इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी एरे ऑफ 0 पर जो एलिमेंट है उसी को प्रिंट करवाना है। तो हमें ऑलरेडी पता होगा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0 है, हर बार हमें इसी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कोई लूप तो चलाने की ज़रूरत है नहीं। तो इस वैल्यू को जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे है जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 और हमेशा सॉर्टेड एरे के अंदर हमें लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो पता है असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे में लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होगी यानी एरे ऑफ n-1 के अंदर। तो हमेशा इस वैल्यू को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें कोई लूप तो चलाने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर भी हमें बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा, यहाँ पर भी हमें बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा। इनफैक्ट बाद में जाकर हमारी सीरीज़ के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैश टेबल्स। हैश टेबल्स के अंदर हम अनऑर्डर्ड मैप को पढ़ते हैं C++ के अंदर, इसी का जावा वर्जन होता है हैश मैप। जो हमारे मैप्स होते हैं, जो हमारे सेट्स होते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं मैप के अंदर, कुछ हमें ऐड करना है, कुछ हमें डिलीट करना है, कुछ हमें फाइंड करना है, उन ऑपरेशंस को हम बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अज्यूम करते हैं। पर वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो प्योर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ये हम मैप्स पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा, वो प्योर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो एमोर्टाइज्ड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एमोर्टाइज्ड का मतलब होता है कि एवरेज उनका बिग ऑफ 1 निकल कर आता है प्रैक्टिकल यूज केसेस के लिए। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको बिग ऑफ 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है पर थियोरेटिकली वो एवरेज होती है, एमोर्टाइज्ड होती है। तो इसे हम बाद में जाके हैशिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। पर बेसिकली अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी लूप नहीं है, जहाँ पे कोई इफ कंडीशन हो गया, जहाँ पे कोई नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए लूप के अंदर, तो लूप के अंदर के जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। अब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ग्राफ के अंदर कहाँ पर दिखाई देती है, अगर ये हमारा इनपुट साइज n है, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, तो हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी दिखाई देगी, बिग ऑफ 1 के इक्वल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लीनियर यानी बिग ऑफ n। बिग ऑफ n को हम लीनियर कहते हैं और ये हमें बहुत जगह देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लीनियर सर्च तो देख ही लिया, लीनियर सर्च में कांस्टेंट होता है। अगर हम n फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो n फैक्टोरियल का लूप कुछ ऐसा होगा। इस लूप के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, ये तो कांस्टेंट ऑपरेशन है, इसको तो हम k कह सकते हैं। ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, इसको हम k कह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ वेरिएबल है, बेसिकली जितनी बार मेरा लूप चलेगा ये चीज़ वेरिएबल है। अगर मेरा इनपुट n है, इनपुट साइज n है, मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, तो मेरा ये लूप कितनी बार चलेगा, मेरा ये लूप n टाइम्स चलेगा। तो हर बार लूप कितनी बार रन कर रहा है, लूप n टाइम्स रन कर रहा है। और लूप एक बार रन करके कितना काम करवा रहा है, कांस्टेंट काम करवा रहा है। तो n टाइम्स रन करके कितना काम कराएगा, कांस्टेंट काम कराएगा। तो ये बिग ऑफ n इंटू k हो गई। क्योंकि हम कांस्टेंट्स को इग्नोर करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो जाएगी बिग ऑफ n के इक्वल। दैट इज वाई n फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है। सिमिलरली अगर हम कडान्स एल्गोरिथम को देखें तो इसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको चाहें तो आप जाकर पढ़ भी सकते हैं दोबारा। तो कडान्स एल्गोरिथम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट काम है, ये लूप के अंदर का अगर मैं काम देखूं, ये भी सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है, तो ये भी क्या काम हो गया, ये भी कांस्टेंट काम हो गया। लूप के अंदर का ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कांस्टेंट वर्क। और लूप कितनी बार रन कर रहा है, लूप 0 से लेकर n तक रन कर रहा है। तो लूप रन कर रहा है n टाइम्स, हर बार रन करके कांस्टेंट काम करवा रहा है। तो बिग ऑफ n इंटू k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे तो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सिमिलरली बाद में जाके डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी जब हम करेंगे तो nth फिबोनाची का हम कोड करेंगे। nth फिबोनाची में अंदर तो ये कांस्टेंट काम हो रहा है, बाहर देखें तो लूप मेरा 2 से लेकर n तक रन कर रहा है। अब चाहे लूप 0 से लेकर n तक रन करे, चाहे 1 से लेकर n तक रन करे, चाहे 2 से लेकर n तक रन करे, चाहे 5 से लेकर n तक रन करे, n क्या है, n तो बहुत बड़ी वैल्यूज होती है ना, जैसे 1 मिलियन हो गया, 1 बिलियन हो गया। तो इस तरीके की बड़ी वैल्यूज में चाहे लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, उससे मैटर नहीं करता। लूप ऑन एवरेज n टाइम्स ही रन करेगा। एंड दैट इज वाई इस पूरे के पूरे लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दिस इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। सिमिलरली अगर हम लूप चला के सम ऑफ n नंबर्स को कैलकुलेट करें, वो भी हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड होता है। हम अगर मेजॉरिटी एलिमेंट वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम को यूज़ करें, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज़ किया था, वो भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन होता है। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है जो हमें बहुत जगह देखने को मिलती है और ये काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दिस इज नॉट अ स्लो एल्गोरिथम, दिस इज अ गुड एल्गोरिथम, दिस इज अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने को मिलती है वो होती है n² एंड n क्यूब। अब n² हमें कहाँ देखने को मिलती है, कुछ हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो उतनी ऑप्टिमाइज नहीं होती, जैसे हमारा बबल सॉर्ट हो गया, जैसे हमारा सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया। तो दीज आर नॉट वेरी गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, पर इनकी जो जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ n² के इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बबल सॉर्ट का कोड है। बबल सॉर्ट के कोड में ये एक फॉर लूप है जिसके अंदर एक और फॉर लूप है और इसके अंदर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। अब ये जो इफ वाला या स्वैप वाला काम होता है,
ये काम होता है कांस्टेंट काम, तो इसको हम के एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने बाहर वाले लूप्स देखूं, मेरा जो बाहर वाला लूप है वो 0 से लेकर n-1 तक जाता है, तो ऑन एवरेज क्या मैं कह सकती हूँ मेरा जो बाहर वाला लूप है वो n टाइम्स रन करता है। दिस इज माई आउटर लूप। अब अगर मेरा बाहर वाला लूप एक बार रन करेगा, लेट्स सपोज ये लूप एक बार रन किया, तो इसके एक बार रन करने से अंदर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, उसको कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम n की कोई छोटी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने n की वैल्यू ले ली 4 के इक्वल। n की वैल्यू अगर 4 है तो बाहर वाला लूप i इज इक्वल टू 0 से लेस देन n-1, यानी पहले i की वैल्यू 0 होगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से 3 बार मेरा लूप रन करेगा बाहर वाला n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब जब पहली बार मेरा बाहर वाला लूप रन करेगा i इज इक्वल टू 0 के लिए, तो मेरा अंदर वाला लूप कितनी बार रन करेगा? अंदर वाले लूप में j इज इक्वल टू 0 से वैल्यू जाएगी 4 - 0 - 1 यानी 3 तक। तो j की वैल्यू इस केस में जाएगी पहले 0, फिर जाएगी 1 एंड फिर जाएगी 2। सिमिलरली i इज इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी। i इज इक्वल टू 2 के लिए j की वैल्यू सिर्फ 0 तक जाएगी, क्योंकि ये एंडिंग कंडीशन जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा अंदर वाला लूप कम टाइम्स चलेगा। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरा लूप इतनी बार रन कर रहा है। तो अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर मेरा आउटर लूप फर्स्ट टाइम रन किया तो उसके लिए इनर लूप 3 टाइम्स रन किया, और इनर लूप ने 3 टाइम्स रन करके के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। तो आउटर लूप जब i इज इक्वल टू 1 के लिए रन किया तो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए? इनर लूप 3 बार रन किया और उसने के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, प्लस जब आउटर लूप सेकंड टाइम रन किया तो इनर लूप 2 बार रन किया और 2 बार रन करके उसने के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, तो इनर लूप 2 × k टाइम्स रन किया। जब आउटर लूप थर्ड टाइम i इज इक्वल टू 2 के लिए रन किया तो इनर लूप एक बार रन किया और उसने कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए? के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो प्लस 1 × k। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ गए। कब आए ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन? जब n की वैल्यू 4 है। अब n की अगर मैं कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ले लूँ, कोई n की वैल्यू सिर्फ n ही रखें, तो उसमें मुझे क्या पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है? उसमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है n - k प्लस n-2 × k प्लस n-3 × k प्लस सिमिलरली इस तरीके से लास्ट में 2k प्लस k। इस तरीके का मेरे पास फॉर्मूला आएगा कि ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने चाहिए किसी भी n के लिए। ये मुझे ऑलरेडी पता चल गया, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं, तो यहाँ भी 1 से लेकर हम n-1 तक जा रहे हैं। अब ये जो मैंने टोटल नंबर ऑफ जनरल ऑपरेशंस निकाले, इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आती है? अगर हम इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालें तो हमारे पास सम क्या आएगा? k को तो हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर हो जाएगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड इसी तरीके से हमारे पास 2 + 1। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली 1 से लेके n-1 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। 1 से लेके n-1 तक सारे नंबर्स का सम होता है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस वैल्यू इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद k। इसी को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा kn² - kn/2। और क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में k इग्नोर हो जाएगा, 2 इग्नोर हो जाएगा, k इग्नोर हो जाएगा, 2 इग्नोर हो जाएगा। मेरे पास टर्म्स बचेंगी n² - n। इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है? n², हमें ऑब्वियसली पता है, तो इस n को भी हम हटा देंगे। तो फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n²। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेस्टेड लूप्स के लिए उनके नंबर ऑफ ऑपरेशंस को देखकर हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली नेस्टेड लूप में ऐसा नहीं है कि हमें हर एक नेस्टेड लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। कई सारे लूप्स को तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये बाहर वाला लूप भी n टाइम्स रन करेगा, अंदर वाला लूप भी n टाइम्स रन करेगा। बाहर वाला लूप n टाइम्स रन कर रहा है और उसके लिए अंदर वाला लूप हर बार n टाइम्स रन कर रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स कर लेंगे तो हमें देखते ही पहचान में आ जाएगा कि कौन सा n² का नेस्टेड लूप है और कौन सा n² का नेस्टेड लूप नहीं है। इसके साथ में अलॉन्ग विद सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास जितने भी हमने पैटर्न्स के सवाल किए हैं, जैसे जब हम पैटर्न्स करते हैं और पैटर्न्स में हमारा जो नेस्टेड लूप चलता है, वो जो पैटर्न्स के सवाल थे उनमें भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² के इक्वल है। इनफैक्ट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम हम अपने पैटर्न्स वाला जो हमारी क्लास हुई थी उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, और उसमें हर एक सिंगल पैटर्न के लिए वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे हमारे पास n² होती है वैसे ही हमारे पास n³ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास जनरली 3 नेस्टेड लूप्स होते हैं। हमारा बाहर वाला लूप भी n टाइम्स रन कर रहा होता है, उसके अंदर एक और लूप होता है जो n टाइम्स रन कर रहा होता है, और उसके अंदर भी एक और लूप होता है जो n टाइम्स रन कर रहा होता है। इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमारे पास कोई गिवन एरे है और उसके हमें सारे पॉसिबल सब एरेज यानी कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे को प्रिंट करवाना है, तो किसी भी एरे के लिए जब हम उसके सारे सब एरेज को प्रिंट करवाते हैं तो उसके कोड में हमें 3 नेस्टेड लूप्स लिखने पड़ते हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n³ आती है।
इसको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल होता है n क्यूब वाले लूप का। इसके अलावा एक और कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग n। अब लॉग के बारे में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, यहाँ पर आप पॉज करके यू कैन लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉग। तो एक बार आप लॉग के जो बेसिक्स हैं, जो स्कूल के अंदर 6th 7th 8th क्लास में हम सीख रहे होते थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करके आ सकते हैं। लॉग इन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर आती है? इफ़ दिस इज़ माई ग्राफ और ये हमारी कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो इसी सेम ग्राफ पे जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कुछ यहाँ पर आती है, दिस इज बिग ऑफ n। जो हमारी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कुछ यहाँ पर आती है, बिग ऑफ n स्क्वायर के इक्वल। जो n क्यूब होती है वो कुछ हमारी यहाँ पर आएगी, बिग ऑफ n क्यूब के इक्वल। एंड लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है यहाँ पर, बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। तो जो लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये कॉन्स्टेंट के बहुत पास होती है, क्योंकि लॉग ऑफ n बहुत छोटी वैल्यू होती है। लॉग क्या होता है? लॉग तो पावर होती है कि जो भी बेस है, जैसे यहाँ पर जनरली अगर बेस 2 है तो 2 की आप क्या पावर रख दो कि हमारे पास n वैल्यू आ जाए, तो ये जो पावर है बहुत छोटी वैल्यू होती है। इसीलिए लॉग n इन जनरल एक काफ़ी छोटी वैल्यू होती है एंड दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड। अब लॉग इन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जनरली हमें बाइनरी सर्च के अंदर देखने को मिलती है। बाइनरी सर्च का कोड हम आगे आने वाले DSA चैप्टर्स के अंदर कर रहे होंगे, कई सारी एल्गोरिथम्स भी सीखेंगे। तो बाइनरी सर्च हो गया, या फिर जैसे हमारे बाइनरी सर्च ट्रीज हो गए, तो BST के ऑपरेशंस में भी हमें लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। कैसे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होती है उसको देखते हैं। अब बाइनरी सर्च की ये एल्गोरिथम होती है, मेरी अजम्पशन है बाइनरी सर्च आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता तो जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तब जाकर हम इस सेक्शन को देख सकते हैं। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, S एंड E। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? बाइनरी सर्च हम एक सॉर्टेड एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। दिस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। हम अपने एरे का एक स्टार्ट निकालते हैं, हम अपने एरे का एक एंड निकालते हैं, और बाइनरी सर्च का फंडा कहता है कि हर बार मुझे अपने एरे का मिड निकालना है और हमेशा अपने टारगेट को मिड से कंपेयर करना है। तो हम हर बार अपना मिड निकालते हैं और टारगेट को मिड से कंपेयर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टारगेट मिड से बड़ा है या छोटा है, हमारा हर बार जो सर्च स्पेस होता है कि कितने एरे को अब मुझे सर्च करना है, जैसे लेट्स सपोज टारगेट है 5 के इक्वल, अब मुझे पता है मिड से तो बड़ा ही है टारगेट, तो मुझे सेकंड हाफ में ही सर्च करना है, फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। तो हर बार जो हमारी सर्च स्पेस है वो आधी होती चली जाती है। नेक्स्ट टाइम सर्च स्पेस हो जाएगी 4 5 एंड 6 के इक्वल, उसके बाद हम मिड निकालेंगे, तो उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट टाइम सर्च स्पेस और छोटी हो जाए। तो अगर शुरुआत में मेरी जो सर्च स्पेस थी, यानी कितना बड़ा एरे था जिसमें मुझे सर्च करना है, अगर वो n है तो अगली बार में वो n/2 हो जाएगा, उससे अगली बार में वो n/4 हो जाएगा, उससे अगली बार में वो n/8 हो जाएगा। और वर्स्ट केस में कितना होता है? वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च में सर्च स्पेस कम होते 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 1 पर पहुंच जाती है। तो अगर मुझे निकालना हो कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर कितनी निकलेगी, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि n को हर बार अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, उसको भी 2 से डिवाइड करूँ, उसको भी 2 से डिवाइड करूँ, तो कैसे n से कितनी बार में n से 1 आएगा। जितनी बार में n को 2 से डिवाइड करने में 1 आएगा वही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या हैं? दीज वैल्यूज़ आर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 0, फिर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, फिर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, फिर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, एंड इस तरीके से कहाँ पर वो वैल्यू आएगी जब n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर समथिंग k होगा या समथिंग x होगा जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो मुझे बेसिकली इस x को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर 0 टाइम्स डिवाइड किया है, यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 टाइम डिवाइड किया है, यहाँ पे x टाइम डिवाइड किया है। तो जो भी मेरी x की वैल्यू आएगी, दिस x इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू इस चीज़ से हम निकाल सकते हैं। मुझे पता है मेरा n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x की वैल्यू 1 होती है, तो क्या मैं कह सकती हूँ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर x होता है। तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इसके लिए जनरली बेसिक लॉग की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हैं। तो लॉग बेस 2 n हो जाएगा हमारा x के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई log n बेस 2 के इक्वल। वैसे जनरली प्रोग्रामिंग में हम बेस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर ये log 3 बेस n भी होता तब भी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n ही कहलाती। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? log n के इक्वल। तो हमने पहले ही बताया था x क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इक्वल। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ log n के इक्वल। जिस भी एल्गोरिथम के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखे कि पहले कोई वैल्यू है हमारे पास, अगले लेवल पे वो वैल्यू आधी हो गई, उससे अगले पे और आधी हो गई, उससे अगले पे और आधी हो गई, तो जनरली उन एल्गोरिथम्स के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n ही निकल के आ रही होती है। यही लॉजिक है जो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फॉलो होता है, उसमें भी सेम ही फंडा फॉलो होता है जो ट्रीज के टाइम पे हम पढ़ेंगे। सो दिस इज बिग ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो काफ़ी ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जनरली बिगिनर स्टूडेंट्स इसको देख के घबरा जाते हैं, बट दिस
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अगर आप ये लेकर आ पाते हो सवालों के अंदर देन दैट इज अ रियली ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो आपको खुश होना चाहिए कभी भी अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपने फाइनल आंसर में लॉग इन दिखता है तो। इसी तरीके से हमारे पास एक और जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है विच इज कॉल्ड एन लॉग इन। एन लॉग इन वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये हमें ऑप्टिमाइज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे हमारा मर्ज सॉर्ट हो गया, जैसे हमारा क्विक सॉर्ट का एवरेज केस हो गया। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होती है पर एवरेज के अंदर एन लॉग इन होती है। इसको हम बाद में जाके पूरी अपनी डीएसए सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे होंगे। या जनरली हमारी जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स होती हैं, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम्स के अंदर भी सॉर्टिंग अप्लाई होती है, वहाँ पर भी हमें एन लॉग इन की इक्वल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें कि हमारा एन लॉग इन ग्राफ के ऊपर कहाँ पर लाई करता है, तो मुझे पता है मेरी जो लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग इन, ये छोटी होती है एज कम्पेयर टू बिग ऑफ एन। छोटी होने का मतलब है कि ये बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दोनों साइड अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरी n लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है एज कंपेयर टू n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो n लॉग n से तो बड़ा है पर n स्क्वायर से छोटा है, तो मेरी जो n लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ यहाँ पर लाई करेगी, यानी बिग ऑफ n लॉग n के इक्वल। तो लीनियर n लॉग n से काफ़ी बेटर होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है जिसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। इसको हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं और ये जनरली हमें रिकर्जन के अंदर देखने को मिलती है। रिकर्जन में भी जो हमारा ब्रूट फोर्स रिकर्जन होता है ना, जिसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, उसके अंदर हमें बिग ऑफ 2 टू द पावर n या बिग ऑफ 3 टू द पावर n या फिर बिग ऑफ 4 टू द पावर n, इन्हीं सभी को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये हमारी काफ़ी ख़राब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है एंड जनरली ये कहाँ पर लाई करती है, ये हमारे चार्ट के अंदर कुछ यहाँ पर लाई करती है, बिग ऑफ 2 टू दी पावर n। 3 टू दी पावर n देखेंगे तो 3 टू दी पावर n इससे भी खराब होगा, 4 टू दी पावर n देखेंगे तो वो इससे भी खराब होगा। तो 2 टू दी पावर n को हम अभी रिकर्जन के अंदर और डिटेल में देखने वाले। इसके अलावा रिकर्जन से ही रिलेटेड एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n फैक्टोरियल के इक्वल। ये इतनी कॉमन नहीं होती पर कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसे रिकर्जन के अंदर हमें काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन करते हैं कॉल्ड n क्वींस। तो n क्वींस का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है रिकर्जन को यूज़ करके, उसके अंदर बिग ऑफ n फैक्टोरियल आती है। जैसे n क्वींस का सवाल होता है वैसे एक सवाल होता है कॉल्ड नाइट्स टूर। नाइट्स टूर का जो विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन हमारी अप्रोच रहती है उसमें बेसिक रिकर्जन होती है, तो वहाँ पर हमें n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। अगर हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास कोई गिवन स्ट्रिंग है, उसके हमें सारे के सारे ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस निकालने हैं, तो सारे पॉसिबल परम्यूटेशन निकालने की जो अप्रोच होती है वो हमारी रिकर्सिव अप्रोच होती है जनरली, और उसमें भी हमें n फैक्टोरियल के इक्वल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए इफ़ वी हैव अ स्ट्रिंग ABC, तो ABC वाली जो स्ट्रिंग है इसकी परम्यूटेशंस क्या होंगी, इसकी एक परम्यूटेशन ABC होगी, एक परम्यूटेशन ACB होगी, एक परम्यूटेशन BAC होगी, एक परम्यूटेशन BCA होगी, एक परम्यूटेशन इसकी CAB होने वाली है, एक CBA होने वाली है। तो इसकी टोटल कितनी परम्यूटेशन होगी, अगर n की वैल्यू 3 है मतलब इस स्ट्रिंग का साइज 3 के इक्वल है, तो इसकी 6 परम्यूटेशंस होने वाली हैं। 6 परम्यूटेशन का 6 का मतलब होता है क्या है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या है n फैक्टोरियल। तो अगर मुझे n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस निकालनी पड़ेंगी तो उसको निकालने के लिए मुझे बिग ऑफ n फैक्टोरियल टाइम लगेगा ही लगेगा। दैट इज़ वाई ये जो सवाल होता है इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n फैक्टोरियल के इक्वल। तो इस तरीके से n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है, पर ये भी बहुत ख़राब होती है। इनफैक्ट ये 2 टू दी पावर n से भी ख़राब होती है, क्योंकि 2 टू दी पावर n तो क्या है, 2 टू दी पावर n है कि हम 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स। पर n फैक्टोरियल क्या है कि हम n को फिर n-1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर n-2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 2 × 1, ये भी n टाइम्स। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 मतलब छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर तो 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, फिर n तक नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वे वर्स एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल से भी ख़राब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और इसको अगर चार्ट पे देखें तो यहाँ मेरा एक्सपोनेंशियल आता है, यहाँ मेरी n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि कैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गुड से लेके वर्स की डायरेक्शन में जाती जा रही है, और जनरली कौन कौन से यूज़ केसेस हैं जहाँ पर पूरी डीएसए के अंदर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ अपनी देखने को मिलती है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि कौन कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ जनरली एग्जिस्ट करती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कहाँ कहाँ वो हमें देखने को मिलती है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड हम कुछ सवाल करने वाले हैं, फिर हम रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। अब जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हमारे पास ये कोड है जिसके अंदर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। तो मेरी अजम्पशन है आपको ये कोड, आपको ये लॉजिक ऑलरेडी आता होगा। इस कोड के अंदर एक छोटा सा एरर है कि ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए,
सिर्फ लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो अब इस तरीके का अगर हमें कोड दिया हुआ है, इस कोड के अंदर मुझे पता है मेरा एक लूप चल रहा है, लूप के अंदर का जो काम है, ये भी कांस्टेंट काम है, ये भी कांस्टेंट काम है, ये भी कांस्टेंट काम है, तो ओवरऑल कितना k कांस्टेंट काम हो रहा है। तो मुझे बस देखना है मेरा लूप कितनी बार रन कर रहा है। मुझे पता है मेरा लूप हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, और आई स्क्वायर की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू n नहीं रहती तब तक मेरा लूप जा रहा है। तो वर्स्ट केस में मेरा लूप कितनी बार रन करेगा? वर्स्ट केस में मेरा लूप तब तक रन करेगा जब आई स्क्वायर की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू n के इक्वल कहने का मतलब है कि जब i की वैल्यू √n हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा लूप i इज इक्वल टू 2 से √n तक रन कर रहा है। अब चाहे लूप 2 से √n तक रन करे, चाहे 0 से √n तक रन करे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहती है, क्योंकि n क्या है, n तो बहुत बड़ी वैल्यू है, मिलियंस बिलियंस वाली वैल्यू है। तो चाहे लूप 0 से शुरू करो, चाहे 2 से शुरू करो, चाहे 5 से शुरू करो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मिलियन के सामने 2-4 की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड दैट इज़ वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, मुझे पता है 0 से √n तक अगर मेरा लूप चलेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ √n के इक्वल। सो ये जो मेरा प्राइम नंबर वाला लॉजिकल लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ √n के इक्वल। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए होगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि बिग ऑफ √n बिगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या बिग ऑफ n बिगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। पहला तो ये, सेकंड बिग ऑफ √n बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या बिग ऑफ log n बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये दो चीज़ें मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ, आपको बताना है कि इन दोनों में से बेटर कौन है और इन दोनों में से बेटर कौन है। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करेंगे, इट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट। तो मेरी अजम्पशन है कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट ऑलरेडी आता है। तो ये मेरा जनरल कोड होता है फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ये मेरा एक लूप चल रहा है, लूप के अंदर ये एक कांस्टेंट के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर मेरा एक और लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर ये इफ़ है, इसके अंदर भी कांस्टेंट के है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट काम हो रहा है, बस एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है जो चल के कांस्टेंट काम परफॉर्म करवाता है। अब मुझे पता है मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, आउटर लूप 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। तो आउटर लूप कितनी बार रन कर रहा है, आउटर लूप n टाइम्स रन कर रहा है। अगर आउटर लूप एक बार रन करता है तो मेरा इनर लूप कितनी बार रन कर रहा है, इनर लूप i+1 से n तक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू जब 0 है तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। जब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 से n तक जाएगी। जब i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 से n तक जाएगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ फर्स्ट टाइम में मेरा लूप n टाइम्स रन करेगा, अंदर वाले लूप की बात कर रही हूँ। सेकंड टाइम में n-1 टाइम्स रन करेगा, थर्ड टाइम में n-2 टाइम्स रन करेगा, और ये मुझे पैटर्न दिख रहा है, फिर n-3 n-4। लास्ट टाइम मेरा लूप कितनी बार रन करेगा, एक बार रन करेगा। जब i की वैल्यू फाइनली n-2 हो जाएगी, लास्ट टाइम में n-2 होगी, तो n-2 के लिए j की वैल्यू हो जाएगी n-1 और j लेस देन n तक रन करना चाहिए, तो मेरा लूप एक ही बार रन करेगा। तो बाहर वाले लूप के रन करते करते मेरा अंदर वाला लूप पहली बार n-1 n-2 इस तरीके से रन करेगा। तो टोटल अंदर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, वैसे तो टेक्निकली ये n-1 होना चाहिए, ये n-1 n-1, तो ये n-1 n-2 n-3 n-4 इस तरीके से होना चाहिए। पर चाहे आप यहाँ पे n लिखो, चाहे आप यहाँ पे n-1 लिखो, 1 मिलियन में से 10 मिलियन में से 1 रुपया निकालने से मिलियन के ऊपर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे चाहे हम n लिख रहे हैं n-1 लिख रहे हैं, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे n+n-2 + n-3 इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स का सम लेना है, तो 1 से n तक नंबर्स का सम होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। और इतनी बार मेरा इनर लूप रन करके के ऑपरेशंस के कांस्टेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, बिग ऑफ n² की इक्वल होती है। दैट इज़ वाई सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n²। तो इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। वैसे ये चीज़ हम अंदाज़ा लगा के भी कैलकुलेट कर सकते थे, मुझे ये तो पता है ये कॉन्स्टेंट काम होता है। मुझे पता है आउटर लूप ऑन एवरेज n टाइम्स रन करेगा। इनर लूप अगर एक बार आउटर लूप चला है तो इनर लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा, वर्स्ट केस में n टाइम्स चलेगा। तो आउटर लूप n टाइम्स चलेगा और एक बार चलने के लिए इनर लूप भी n टाइम्स चलेगा। तो आउटर लूप जब n टाइम्स चलेगा तो उसके हर एक बार के लिए इनर लूप n टाइम्स चलेगा और n टाइम्स चल के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएगा। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ kn², जिसमें से कांस्टेंट इग्नोर करते हैं तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n²। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये कोई कैलकुलेशन करने की हमें हर बार ज़रूरत नहीं है, पर उस तरीके से निकालना प्रैक्टिस के साथ हमारे लिए आएगा। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि रिकर्जन के अंदर हम कैसे अपनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने हैं।
तो इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मेरी अजम्पशन ये है कि आपको ऑलरेडी रिकर्जन आता है, यू नो व्हाट अ रिकर्जन ट्री इज, यू नो व्हाट अ कॉल स्टैक इज। अगर हमने रिकर्जन अभी नहीं सीखा है तो हम रिकर्जन सीख लें, उसके बाद आकर हम रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्जन। अब दिस फैक्टोरियल कोड इज अ फेयरली इजी एग्जांपल ऑफ व्हाट रिकर्जन लुक्स लाइक। हमारे पास एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर n आ रहा है। अगर n की वैल्यू 0 है उस केस में हम रिटर्न करेंगे 1, नहीं तो हम रिटर्न करने वाले हैं n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। इस तरीके से हमारा रिकर्जन वर्क करेगा। अब रिकर्जन कोड्स के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग रेकरेंस रिलेशन, यानी हम रेकरेंस रिलेशन की जो इक्वेशन आती है उसे लिखते हैं और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकंड तरीका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का, दैट वी फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज टोटल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल। यानी जितनी भी रिकर्जन के अंदर कॉल्स लगने वाली हैं वो टोटल कॉल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक कॉल में जितना काम हो रहा है उसके साथ। इन दोनों ही तरीके से वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जनरली रेकरेंस रिलेशन वाला जो तरीका वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल होता है। इनफैक्ट कई बार हर एक रिकर्जन कोड के लिए उसका रेकरेंस रिलेशन निकालना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली प्रैक्टिकल केसेस में ये जो हमारा सेकेंड तरीका होता है इसे हम प्रेफर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स टॉक अबाउट दिस फैक्टोरियल फंक्शन। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी रेकरेंस रिलेशन से आंसर निकालें, तो इस पूरे कोड का रेकरेंस रिलेशन क्या होगा? रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर हो सकता है एफ एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एफ ऑफ n-1। कहने का मतलब है कि अगर ये जो फंक्शन है इसे n के लिए कॉल किया जाएगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट काम करा रहा है, ये कांस्टेंट काम करा रहा है मल्टीप्लाई करने का, प्लस उसी सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है फॉर अ वैल्यू n-1। तो एफ एन के लिए इस फंक्शन ने जो काम किया वो काम होगा एफ ऑफ n-1, यानी इस छोटे फंक्शन ने जो काम किया प्लस सम के कांस्टेंट काम जो फंक्शन के बाकी पार्ट्स के अंदर हो रहा है। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आता है। अब इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेसिकली रिकर्जन के अंदर कॉल तो हम फैक्टोरियल को किसी n के लिए ही लगाएंगे, तो एफ एन में जितना काम हुआ वो इज अ मेजर ऑफ आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, हम इस तरीके से f ऑफ n-1 हमें निकालना है तो उसी को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी k प्लस एफ ऑफ n-2। फिर हमें f ऑफ n-2 निकालना है तो ये हो जाएगा k प्लस एफ ऑफ n-3। एंड इस तरीके से हमारी वैल्यूज चलती रहेंगी। लास्ट में क्या वैल्यू आने वाली है? लास्ट में आएगा हमारे पास कि f ऑफ 1 इज 1 प्लस एफ ऑफ 0। एंड एफ ऑफ 0 के लिए मतलब जब n की वैल्यू 0 होगी तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है 1। तो जब n की वैल्यू 0 होगी ये कितना काम होगा? ये कांस्टेंट काम k2 इसको हम कह सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज सम अदर कांस्टेंट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे k2 के साथ। अब लेफ्ट साइड वाली एंड राइट साइड वाली अगर हम सारी टर्म्स को ऐड करें तो कई सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे fn-1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, f3 यहाँ पर कुछ होगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी? लेफ्ट साइड में सिर्फ fn सर्वाइव करेगा। तो हम कह सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू, राइट में क्या सर्वाइव करेगा? राइट में बहुत सारी k वैल्यूज सर्वाइव करेंगी। इनफैक्ट यहाँ पर भी दिस इज गोइंग टू बी k। राइट में बहुत सारी k कांस्टेंट वैल्यूज सर्वाइव करेंगी, तो इनके लिए कॉमन ले लेते हैं k। पर ये कितनी k कांस्टेंट वैल्यूज हैं? हम n से लेके n-1 n-2 इस तरीके से 1 तक आए हैं। तो चाहे हम 1 से n तक जाएं, चाहे हम n से 1 तक आएं, हमें कितनी इक्वेशंस लगी? हमें n इक्वेशंस लगी। तो k कितनी बार आया? k n टाइम्स आया। प्लस इन टर्म्स में से कौन सर्वाइव करेगा? इन टर्म्स में से बस ये लास्ट वाला k2 सर्वाइव करेगा, तो हम ऐड कर सकते हैं k2। तो ये बेसिकली हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्योंकि राइट साइड के हम कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हैं तो k इग्नोर होगा, k2 इग्नोर होगा एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस पर्टिकुलर कोड की आएगी वो भी एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो हमने अपने रेकरेंस रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया। अब कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए रेकरेंस रिलेशन थोड़ा सा इंट्यूटिव होता है, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, जैसे फिबोनाची हो गया। पर कई सारे रिकर्जन के कोड्स होते हैं जिनके लिए रेकरेंस रिलेशन उतना इंट्यूटिव नहीं होता। तो उन केसेस के लिए हम अपना सेकेंड तरीका प्रेफर करते हैं, विच इज फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स। और इनको हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्रॉइंग आवर रिकर्जन ट्री। अब अपने रिकर्जन ट्री को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कोड? लेट्स सपोज हमारा n की वैल्यू है 4 के इक्वल। n इज इक्वल टू 4 के लिए फैक्टोरियल का ट्री कैसा दिखेगा? n इज इक्वल टू 4 के लिए सबसे पहले हम f ऑफ 4 की कॉल लगाएंगे।
f(4) फिर f(3) की कॉल लगाएगा, f(3) f(2) की कॉल लगाएगा, f(2) f(1) की कॉल लगाएगा, f(1) f(0) की कॉल लगाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं हर लेवल अपने छोटे वाले लेवल की कॉल लगा रहा है। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 कॉल्स लग रही हैं इस कोड के अंदर। ऐसे ही n की वैल्यू 5 होगी तो उसके लिए 6 कॉल्स लगेंगी, 6 होगी तो उसके लिए 7 कॉल्स लगेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी n के लिए हम टोटल n+1 कॉल्स लगा रहे हैं, या इनफैक्ट इसको n+1 भी नहीं, हम ये 1 शुरू से ही चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर मेरे n की वैल्यू कुछ भी है तो उसके लिए इन जनरल हम अप्रॉक्सीमेटली n कॉल्स लगा रहे हैं। तो ये रिकर्सिव कॉल्स कितनी है, ये n कॉल्स है। ये कॉल अपना आंसर कैलकुलेट करेगी, ऊपर वाले लेवल को 1 रिटर्न करेगी। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 1 रिटर्न होकर जाएगा, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को 1 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को 2 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे से 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 6 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को हम रिटर्न करने वाले हैं 24। फाइनली 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। इस तरीके से हमारा रिकर्जन वर्क करेगा। तो टोटल अगर अप्रॉक्सीमेटली n कॉल्स लग रही हैं तो टोटल कॉल्स हमारे पास आ गई n के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय हर कॉल में कितना काम हो रहा है, वर्क इन ईच कॉल। एक कॉल की अगर बात करें तो उसका मतलब है एक फंक्शन कॉल। इस फंक्शन के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, ये कांस्टेंट काम है, ये रिटर्न कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कॉल लगा रहे हैं, ये भी कांस्टेंट काम है। तो ओवरऑल एक फंक्शन कॉल के अंदर कांस्टेंट काम हो रहा है। तो कांस्टेंट को हम k ले सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n इंटू के, या इसको हम कह सकते हैं बिग ऑफ n के इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आए, तो चाहे आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रेकरेंस रिलेशन से निकालें, चाहे डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू निकालने की कोशिश करें, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्सिव कोड इज गोइंग टू बी लीनियर। अब जैसे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वैसे ही हम रिकर्जन के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिकर्जन की एंड नॉर्मल कोड्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है। एंड द डिफरेंस इज कि जब भी हम रिकर्जन करते हैं हमारे पास एक कॉल स्टैक होता है। अब फैक्टोरियल को जब हम फॉर लूप लगाकर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तो हम ये काउंट करते हैं कि हमारे कोड के अंदर या फैक्टोरियल का जो भी हमने प्रोग्राम लिखा फॉर लूप वाला, उसके अंदर हमने कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए, क्या हमने कोई एक्स्ट्रा एरे बनाया, कोई एक्स्ट्रा हमने क्यू बनाई, हमने क्या कोई एक्स्ट्रा स्टैक बनाया, उन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। पर रिकर्जन के अंदर अगर इस कोड के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बना रहे तब भी एक एक्स्ट्रा स्टैक है जो मेमोरी के अंदर यूज़ होता है और उसे भी हमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करना होता है। जो हमारा रिकर्जन का कॉल स्टैक होता है जिसके अंदर सारी कॉल्स का डेटा स्टोर होता है उसे हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा, हमें पता है n इज इक्वल टू 4 के लिए पहले f(4) की कॉल जाएगी। तो f(4) की कॉल हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 की कॉल जाएगी, फिर n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 3 की कॉल लगाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 f2 की कॉल लगाएगा। तो यहाँ पर एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। फिर f1 की कॉल जाएगी तो एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। फिर f0 की कॉल जाएगी तो एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। इवन दो यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया, लेकिन इंटरनली जब रिकर्जन हो रहा होता है तो कॉल स्टैक के अंदर ये स्टैक फ्रेम्स मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये क्या निकल कर आती है, रिकर्जन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये ऑक्सिलरी स्पेस तो कैलकुलेट करते ही हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ यूज़ करेंगे, प्लस उसके अंदर हम इस कॉल स्टैक की भी मेमोरी को ऐड करते हैं। एंड दिस बेसिकली बिकम्स डेप्थ ऑफ रिकर्जन ट्री मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी ऑक्यूपाइड इन ईच कॉल। या इनफैक्ट इसी चीज़ को चेंज करके हम लिख सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉल स्टैक मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी इन ईच कॉल। तो चाहे हम रिकर्जन ट्री की डेप्थ की बात करें, मतलब f4 से लेके 3 2 1 0, ये रिकर्जन ट्री की डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये भी n के इक्वल हो जाएगी। या चाहे हम हाइट ऑफ कॉल स्टैक की बात करें वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉल स्टैक की मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगी, मैक्सिमम हाइट ये भी अप्रॉक्सीमेटली n के इक्वल जाएगी। n+1 जा रही है, n+2 जा रही है, n-1 जा रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली n जा रही है। तो चाहे हम कॉल स्टैक की हाइट देख लें, चाहे हमारा जो रिकर्जन ट्री बना था इस तरीके का हम उसकी डेप्थ देख लें, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है क्योंकि रिकर्जन तो वैसे ही वर्क कर रहा है। ये विजुअलाइज करने का तरीका होता है रिकर्जन के अंदर, ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर हो रहा होता है उसको विजुअलाइज करने का तरीका होता है। तो दोनों ही केसेस में टोटल हाइट जा रही है n के इक्वल, और हर कॉल में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हर कॉल में हमने कोई एज सच वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, और वेरिएबल डिफाइन भी किया होता तो वो कांस्टेंट मेमोरी ही होती। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
बिकम्स इक्वल टू बिग ऑफ एन। तो यहाँ पर इवन दो हमें दिखेगा कि रिकर्जन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, फिर भी बिग ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड लेता है बिकॉज ऑफ दिस कॉल स्टैक। तो रिकर्जन के लिए 3 चीज़ें हम याद रख सकते हैं। सबसे पहला तो रिकर्जन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ये 2 तरीके होते हैं, जिनमें से सेकंड तरीका जनरली ईजियर और मोस्ट प्रेफर्ड होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज़ करके अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको रिकर्जन ट्री अगर बनाना आता है, हम रिकर्जन को अगर अच्छे से समझ रहे हैं, तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकर्जन। लेट्स सपोज हमें रिकर्सिव फिबोनाची का कोड दिया हुआ है। मेरी अजम्पशन ये है कि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी रिकर्जन करते टाइम किया हुआ है। अब अगर हमें इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक बार अपने रिकर्जन ट्री को ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज फॉर n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 के लिए फिबोनाची की सबसे पहले f4 के लिए कॉल जाएगी। f4 क्या करेगा? बेस केस को चेक करेगा, मीट नहीं होगा तो वो f3 एंड f2 की कॉल लगाएगा। तो f4 ने f3 की कॉल लगाई एंड f2 की कॉल लगाई। अब f3 क्या करेगा? f3 के लिए भी बेस केस मीट नहीं होगा तो वो 2 एंड 1 की कॉल लगाएगा। तो f3 f2 की कॉल लगाएगा एंड f1 की कॉल लगाएगा। सिमिलरली f2 f1 की कॉल लगाएगा एंड f0 की कॉल लगाएगा। यहाँ पर भी f2 f1 की कॉल लगाएगा एंड f0 की कॉल लगाएगा। यहाँ पे बेस केस हिट हो गया, ये बेस केस है, बेस केस बेस केस बेस केस। तो हमारी ओवरऑल ये टोटल कॉल्स जो हैं वो निकल कर आ रही है। अब जनरली जब रिकर्जन ट्री के अंदर इस तरीके का इनकम्प्लीट ट्री बन रहा होता है तो उसे हम ब्रांचेस फॉर्म करके बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। अब लास्ट लेवल अगर कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो सेकंड तरीका क्या था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, या टोटल कॉल्स इन्हें हम कह देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो गई? हमें पता है हमारे फर्स्ट लेवल पे 1 कॉल है, हमारे सेकंड लेवल पे 2 कॉल्स हैं, हमारे थर्ड लेवल पे 4 कॉल्स हैं। सिमिलरली क्योंकि हमने बैलेंस आउट किया तो हमारे लास्ट लेवल पे 8 कॉल्स होंगी। क्या हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, 2 इज इक्वल टू रूट द पावर 1, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो इस तरीके से हमारी कॉल्स जो हैं वो हर लेवल पर बढ़ती जा रही हैं। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 की जगह कोई आर्बिट्ररी n होता, कोई और वैल्यू ऑफ n होती, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कैसी दिखाई देती? टोटल नंबर ऑफ कॉल्स फर्स्ट लेवल पे होती 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। एंड लास्ट लेवल जो होता उसमें मुझे पता है n-1 कॉल्स होती, क्योंकि यहाँ 4 है, n इज इक्वल टू 4, तो लास्ट लेवल में 2 टू द पावर 3 कॉल्स है। तो वैसे ही यहाँ पर लास्ट लेवल में 2 टू द पावर n-1 कॉल्स होती। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हैं इनको हमें ऐड करना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉल्स मिलकर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही हैं। तो हम सबने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर द टोटल sum of all of the values is equal to a into r to the power n-1 divided by r-1। ये फॉर्मूला होता है जिसमें a स्टार्टिंग वैल्यू होती है, r कॉमन डिफरेंस होता है और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ये मैथ के अंदर हमने पढ़ा था, तो इसको जाके आप सर्च भी कर सकते हैं अबाउट GP। तो यहाँ पर a क्या है? फर्स्ट वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? सारी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस है 2 के इक्वल। तो 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 0 से लेके n-1, मतलब n टर्म्स है -1 डिवाइडेड बाय 2-1। ये वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 2 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1। तो फाइनल वैल्यू 2 टू दी पावर n-1 आई है। तो आई होप हमें समझ में आया होगा ये वैल्यू कैसे आई। ये वैल्यू पूरा कंप्लीट रिकर्जन ट्री ड्रॉ करने से और फिर सारी की सारी टोटल कॉल्स का सम लेने से आई। अब जब ये सारी कॉल्स का सम हमारे पास आ गया, हमारे पास एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आ गई। हमारी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हैं 2 टू द पावर n-1 और हर कॉल में कितना काम हो रहा है? ये कांस्टेंट काम है एक कॉल का, ये कांस्टेंट काम है, ये कांस्टेंट काम है, तो मल्टीप्लाइड बाय k। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 2 टू द पावर n के इक्वल, क्योंकि ये k भी इग्नोर हो जाएगा, ये -1 भी इग्नोर हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी फॉर द फिबोनाची रिकर्सिव कोड। तो जनरली हमसे कोई रिकर्सिव फिबोनाची कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है तो उसे हम 2 टू दी पावर n यानी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही कहते हैं। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो ऑप्टिमाइज्ड हो सकती है, ऑप्टिमाइज करके हम बिग ऑफ n तक इसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे। पर दिस इज अ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फिबोनाची कोड। लेकिन ब्रूट फोर्स रिकर्जन में यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है। अब एक
और इंटरेस्टिंग चीज़, जो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने अपने ट्री को बैलेंस आउट किया था, अगर हम इसको ना बैलेंस आउट करें, एक्यूरेट रिकर्सिव फिबोनाची की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ 1.618 टू द पावर n, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू शायद ही हम पेपर पेन पे कैलकुलेट कर पाएंगे, और शायद ये जनरली लोग याद रखते होंगे। तो कोई पूछेगा इंटरव्यूज़ में तो हमें ये वैल्यू नहीं बतानी होती, हमें टू द पावर n ही बताना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें सिंपल रखते हैं। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आपको एग्जैक्ट ही वो वैल्यू निकाल के आनी है, क्योंकि चाहे 1.6 ले लो चाहे 2 ले लो, दोनों कॉन्स्टेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल। ऑल्सो अगर इसी की हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास वैल्यू होती है कि हम निकाल लें डेप्थ ऑफ रिकर्सिव ट्री, या फिर हम निकाल लें हाइट ऑफ द कॉल स्टैक मल्टीप्लाइड बाय स्पेस और मेमोरी इन ईच कॉल। तो ये जो हमारा रिकर्जन ट्री बना है इसकी डेप्थ क्या है? इसकी डेप्थ हमें पता है 0 से लेकर ये n-1 तक जा रहा है। तो टोटल कितने लेवल्स हैं? 0th लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तो टोटल हमारे पास n लेवल्स हैं, मतलब n डेप्थ है। और हर लेवल में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है? फंक्शन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एज सच हम वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट इसे हम मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं। तो टोटल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट विल बी बिग ऑफ n। तो इस तरीके से हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते तो फिबोनाची की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग रेकरेंस रिलेशन भी निकाल सकते थे, वो मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। फिबोनाची की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रेकरेंस रिलेशन होता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ वेरिएबल n इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n-1 प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n-2 प्लस बिग ऑफ 1, क्योंकि बाकी काम तो कांस्टेंट रह जाता है। अगर मुझे इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो मैं एक n-1 वाला फंक्शन कॉल कर रही हूँ, एक n-2 वाला फंक्शन कॉल कर रही हूँ, और बाकी क्या है, चीज़ें कांस्टेंट है जिसको मैंने पहले ही बिग ऑफ 1 में कंपेयर कर दिया है। तो ये हमारा रेकरेंस कह सकते हैं रिलेशन होता है फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फिबोनाची। तो इस रेकरेंस रिलेशन से सॉल्यूशन निकालना मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। इसका भी जो सॉल्यूशन है वो टू द पावर n के अराउंड ही निकलेगा, क्योंकि यही हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन रिकर्शन। इसका एक और काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ कॉल्ड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब मेरा अजम्पशन है इस सवाल से पहले कि आपने ऑलरेडी मर्ज सॉर्ट किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो हम उसे करेंगे, DSA सीरीज़ के अंदर ही करेंगे, तो आप उसको करने के बाद भी आकर यू कैन वॉच दिस एक्सप्लेनेशन। अब मर्ज सॉर्ट के लिए ये हमारा ओवरऑल रिकर्सिव फंक्शन होता है, और इस रिकर्सिव फंक्शन में मर्ज सॉर्ट की कॉल तो जाती है, पर साथ में मर्ज फंक्शन भी होता है जो बार बार हर कॉल में कॉल होता है। सबसे पहले फोकस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टोटल नंबर ऑफ कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू होती है। अब वर्क डन इन ईच कॉल क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वर्क है। ये क्या है, कांस्टेंट वर्क है। ये दोनों जो कॉल्स जा रही हैं ये भी कांस्टेंट वर्क है। पर ये जो मर्ज फंक्शन है ये कितना काम करता है, ये कितना टाइम लेता है, वो हमें नहीं पता। तो क्यों ना सबसे पहले हम मर्ज फंक्शन की ही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें। मर्ज फंक्शन की अगर हमें पता चल जाएगी तो हर कॉल की हमें पता चल जाएगी, क्योंकि हर मर्ज सॉर्ट वाली कॉल में मर्ज फंक्शन यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली जो मर्ज वाला स्टेप होता है इन द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, इसी की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर ये हमारा मर्ज वाला स्टेप होता है, जिसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर वी हैव अ वेक्टर, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कांस्टेंट काम हो रहा है। यहाँ पर एक वाइल लूप चल रहा है, अंदर वाला काम कांस्टेंट है, यहाँ एक वाइल लूप चल रहा है, अंदर वाला काम कांस्टेंट है, वाइल लूप चल रहा है, कांस्टेंट काम, फिर एक और हमारा फॉर लूप चल रहा है, अंदर का कांस्टेंट काम। तो बेसिकली ये एक हमारा लूप चल रहा है, ये सेकंड लूप चल रहा है, ये थर्ड लूप चल रहा है एंड ये फोर्थ लूप चल रहा है। तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का ये जो मर्ज स्टेप है ये लॉजिकली क्या करता है, ये लॉजिकली दो एरेज को लेता है। लेट्स सपोज एक एरे है 1 and 5 एंड दूसरा एरे है 3 and 6। इस तरीके से एरे 1 लेगा, एरे 2 लेगा, इसका काम है दोनों को मर्ज करना। ये थ्योरी आई होप हमें ऑलरेडी पता होगी। ये इन दोनों को मर्ज करता है इन अ सॉर्टेड मैनर। पहले ये 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉर्टेड तरीके से इसका काम है इनको मर्ज करना। तो जो फर्स्ट वाला वाइल लूप होता है मर्ज सॉर्ट के अंदर, ये तब तक चलता है जब तक दोनों में से कोई एक एरे पूरा कम्प्लीटली ट्रवर्स ना हो जाए, और बचे हुए 2 and 3 वाले लूप तब चलते हैं जब कोई बचा हुआ एरे रह जाता है। जैसे मान लो 1, 3 and 5
पूरे कॉपी हो गए यहाँ पर, बस ये 6 रह गया, तो इसके लिए 6 के लिए अलग से लूप चलेगा। तो ये तीनों लूप मिलाकर मर्ज स्टेप के अंदर क्या काम करते हैं, तीनों लूप मिलाकर मर्ज स्टेप के अंदर दोनों एरे के ऊपर पूरी तरीके से ट्रवर्स करने का काम करते हैं। अब मुझे पता है मर्ज स्टेप के अंदर इस एरे का साइज अगर हाफ है, इस एरे का साइज अगर हाफ है, तो दोनों एरेज का साइज मिलके n होता है वर्स्ट केस में। यानी ओवरऑल अगर मेरे n की वैल्यू 4 थी तो मर्ज स्टेप में एक एरे 4/2 साइज का होगा, दूसरा एरे भी 4/2 साइज का होगा, और दोनों को मर्ज करके 4 साइज का एरे दोबारा बनाया जाएगा। मर्ज सॉर्ट के अंदर ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी अगर मर्ज सॉर्ट का लॉजिक हमें ऑलरेडी क्लियर है। तो ये तीनों लूप्स मिलकर बिग ऑफ n टाइम्स चलते हैं। और ये जो लास्ट वाला लूप है, क्योंकि इसमें टेम्पररी से हम वैल्यूज़ अपने फाइनल एरे के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं, तो टेम्पररी का साइज़ n के इक्वल है, फाइनल एरे का साइज़ भी n के इक्वल है। तो ये जो फोर्थ वाला स्टेप होता है ये भी बिग ऑफ n टाइम्स चलता है। तो हमारी मर्ज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n प्लस n, यानी बिग ऑफ 2n के इक्वल। पर क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं तो हमारी ओवरऑल मर्ज स्टेप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n के इक्वल। दैट इज़ वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज स्टेप, नॉट मर्ज सॉर्ट, मर्ज स्टेप इज बिग ऑफ n। अब उसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें ऑक्सिलरी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। एक तो है इनपुट, एक है ऑक्सिलरी वैल्यूज़। इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया ये एरे, तो एरे को तो मुझे काउंट करना नहीं। इसके अलावा हमने एक वेक्टर बनाया है और इस वेक्टर के अंदर बार बार इन वैल्यूज़ को पुश बैक करते जा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं हमने एक पूरा, क्योंकि मुझे n एलिमेंट्स को स्टोर कराना था, तो n एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए n साइज़ की हम टेम्पररी मेमोरी लेते हैं इस मर्ज स्टेप के अंदर। क्योंकि मर्ज सॉर्ट क्या करता है, दो एरेज लेता है, इन दोनों एरेज के एलिमेंट्स को मर्ज करने के लिए एक टेम्पररी एरे लेता है। और ये टेम्पररी एरे क्या होता है, ये टेम्पररी एरे हमारा ऑक्सिलरी स्पेस होती है जिसको हम काउंट करते हैं। टेम्पररी एरे का साइज n के इक्वल होता है, तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू बिग ऑफ n। तो ये जो मर्ज स्टेप है इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बिग ऑफ n के इक्वल है। अब मर्ज सॉर्ट की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअली ये जो मर्ज स्टेप है इसकी तो हमने कैलकुलेट कर ली, बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, n इज इक्वल टू 4 साइज के एरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, 4 साइज का अगर एरे है तो उसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब 2 कॉल्स में डिवाइड करेगा जिसमें 2-2 साइज़ का हो जाएगा। फिर 2 साइज़ का एरे है तो उसे भी 2 कॉल्स के अंदर डिवाइड करेगा, इसे भी 2 कॉल्स के अंदर डिवाइड करेगा। और बैक ट्रैक करते हुए जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मर्ज वाला जो स्टेप है वो परफॉर्म होगा। यहाँ पर भी बैक ट्रैक करेंगे तो मर्ज वाला स्टेप परफॉर्म होगा, यहाँ पर भी बैक ट्रैक करेंगे तो मर्ज वाला स्टेप परफॉर्म होगा। जनरली इस तरीके से हमारा मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। तो मर्ज सॉर्ट में हमारा जो रिकर्सिव ट्री है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें सबसे पहले अगर हम f(4) की कॉल लगाएंगे तो ये कॉल f(2) की जाएगी, ये भी f(2) की जाएगी, फिर ये कॉल f(1) की जाएगी, ये भी f(1) की जाएगी, ये भी f(1) की जाएगी एंड ये भी f(1) की जाएगी। जहाँ पर ये जो अंदर वाली वैल्यू है दिस इज आवर एरे साइज। तो क्या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे 2⁻0 कॉल्स गई, सेकंड लेवल पे 2⁻1 कॉल, थर्ड लेवल पे 2⁻2 कॉल्स। या क्या इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे अगर मेरे एरे का साइज़ 4 था तो नेक्स्ट लेवल पे हर कॉल में एरे का साइज़ हाफ हो गया, उससे अगली कॉल में एरे का साइज़ और हाफ हो गया। तो अगर ये n इज इक्वल टू 4 की जगह कोई आर्बिट्ररी n होता तो उस केस में हमारे पास क्या होता, इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। लेट अस रीसाइज दिस। अगर कोई आर्बिट्ररी n होता तो उस केस में हमारे पास f ऑफ n की कॉल जाती, f ऑफ n/2 की कॉल लगाता, ये भी n/2 की कॉल लगाता, फिर ये f ऑफ n/4 की कॉल लगाता, यहाँ पर भी f ऑफ n/4 की कॉल लगती, सिमिलरली f ऑफ n/4, सिमिलरली f ऑफ n/4। तो फर्स्ट लेवल में अगर मेरे एरे का साइज n है, नेक्स्ट लेवल पे n/2 हो रहा है, उससे नेक्स्ट लेवल पे n/4 हो रहा है, और ये कब तक हाफ होता रहेगा, जब तक फाइनली वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आ जाती। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार n इज इक्वल टू 2/0, n डिवाइडेड बाई 2⁻1, n डिवाइडेड बाई 2⁻2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा था, n डिवाइडेड बाई 2⁻k। तो अगर मुझे निकालने हैं कितने टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हुए, तो मेरे पास कह सकती हूँ मैं x लेवल्स अगर हैं इस रिकर्सिव ट्री के, अगर मेरे पास टोटल x लेवल्स हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, या बेसिकली ये k नहीं 2⁻x है, n डिवाइडेड बाई 2⁻x इज इक्वल टू 1। इससे मेरे पास आता है n इज इक्वल टू 2⁻x। दोनों तरफ अगर हम log ले लें, log n इज इक्वल टू x, तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे पास टोटल log n लेवल्स हैं। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ये आ गई कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं रिकर्जन ट्री के अंदर, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इज इक्वल टू log n। अब अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, इस तरीके से अगर हमारा रिकर्सिव ट्री दिखता है हमें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टोटल कॉल्स
मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल। अब मेरे रिकर्सिव ट्री में अगर मैंने fn की कॉल लगाई है तो एक कॉल में कितना काम होगा, ये मेरा कांस्टेंट काम है, ये मेरा कांस्टेंट काम है, पर मर्ज स्टेप में कितना काम होगा, बिग ऑफ n के इक्वल काम होगा। तो एक कॉल में मुझे बिग ऑफ n काम लग रहा है। सेकेंड कॉल अगर मैंने लगाई है तो इस fn/2 की कॉल में मेरा n/2 काम होगा, fn/2 की कॉल में मेरा n/2 काम होगा। तो ओवरऑल दोनों में मिलाकर मेरा दोबारा जो वर्क डन ऑन दीज 2 कॉल्स है वो भी बिग ऑफ n के इक्वल होने वाला है। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल पे इस कॉल में n/4 काम होगा, इस कॉल में n/4, इस कॉल में n/4, इस कॉल में n/4, और चारों कॉल्स का मिलाकर n/4 इंटू 4 यानी बिग ऑफ n के इक्वल काम होगा। तो मेरे रिकर्जन ट्री में अगर हर लेवल पर बिग ऑफ n काम हो रहा है, हर लेवल पर अगर बिग ऑफ n काम हो रहा है, और मेरे पास टोटल कितने लेवल्स हैं, मेरे पास टोटल log n लेवल्स हैं, तो मेरा जो काम हो रहा है दैट इज इक्वल टू log ऑफ n। तो मेरी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट विल बी बिग ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय log n, एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो n log n की इक्वल आती है। तो ये तो हो गया हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए हमें टोटल डेप्थ निकालनी पड़ेगी अपने रिकर्जन ट्री की। हमारे रिकर्जन ट्री की डेप्थ है log n के इक्वल, लेकिन हर एक कॉल के अंदर, अब ये सारे का सारा तो कांस्टेंट स्पेस है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रही, लेकिन मर्ज वाले स्टेप के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होती है। मर्ज वाला जो स्टेप है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n के इक्वल, क्योंकि इसमें हम अपने टेम्पररी वेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो टेम्पररी वेक्टर है, जब हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम स्टैक के अंदर स्पेस लेगी तो यहाँ पर हमारी एक कॉल जाएगी n के लिए, फिर नेक्स्ट कॉल जाएगी n/2 के लिए, फिर नेक्स्ट कॉल जाएगी n/4 के लिए, नेक्स्ट कॉल जाएगी n/8 के लिए। तो इस तरीके से टोटल log n लेवल्स हम ऑक्यूपाई करेंगे रिकर्सिव कॉल स्टैक के अंदर। लेकिन हर कॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अलग से मर्ज स्टेप को कॉल कर रहे हैं और अपना एक टेम्पररी एरे बना रहे हैं n साइज का। तो ये स्पेस n की ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये n वाला वेक्टर वैसे का वैसा मेमोरी में है और नेक्स्ट लेवल पे हम नया वेक्टर बना रहे हैं, उससे नेक्स्ट लेवल पे नया वेक्टर बना रहे हैं और ये वाली स्पेस ऑक्यूमुलेट हो रही है, ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये वेक्टर हमने यहाँ पर बनाया और जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म हो गया, वैसे ही ये वेक्टर मेमोरी से डिलीट भी हो जाता है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है log n प्लस n के इक्वल। प्लस n क्यों, क्योंकि ये जो n वाली स्पेस है, ऐसा नहीं है कि जब ये पूरा स्टैक चलता रहेगा तो हर लेवल ने n स्पेस ऑक्यूपाई कर ली होगी और उसे रिलीज नहीं किया होगा। हर लेवल n स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पर उसे छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट लेवल उस n स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो एक टाइम पर बिग ऑफ n ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है मर्ज। तो ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ log n प्लस n, जिसमें से log n वाली रिकर्सिव स्टैक की वजह से आती है, n वाली मर्ज स्टेप की वजह से आती है। लेकिन क्योंकि हम स्मॉलर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं बिगो में, तो log n और n में से log n स्मॉलर टर्म होती है, दैट इज वाई दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी बिग ऑफ n फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओवरऑल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए। अगर ये वाला कोड हमें समझ में आया, ये वाली कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया, मतलब अपनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ गए हैं। क्योंकि मर्ज सॉर्ट को समझना जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो। बट इफ यू हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड इट, यू शुड गिव अ पैट ऑन योर बैक, क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया माइलस्टोन है जिसको कवर कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक जिसे हम कवर करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स सपोज हम लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, किसी प्लेटफॉर्म पर सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जनरली हमारे पास कोई भी, जैसे ये गिवन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस के साथ हमारे पास कुछ गिवन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एरे गिवन है सवाल के अंदर नम्स नाम से, तो उस एरे का मेरे पास साइज का कंस्ट्रेंट है कि नम्स की जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज इक्वल टू 10⁵। अब ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनको लिखने का क्या मतलब होता है, जनरली किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पर अगर हम जाते हैं और उसके अंदर हम कोई कोड लिखते हैं, तो उस कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 सेकंड में किसी भी प्रोग्राम के लिए 10⁸ ऑपरेशंस रन हो सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म पर अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू भी हो सकती है, बट ऑन एवरेज 10⁸ ऑपरेशंस टेक 1 सेकेंड टू एग्जीक्यूट। और हर सवाल के लिए हमारे पास जो एग्जीक्यूशन लिमिट होती है वो 1 सेकेंड की ही होती है, कि आपका सवाल ऐसा हो जो 10⁸ ऑपरेशंस या फिर 1 सेकेंड ही ले एट मैक्स। अगर इससे ज़्यादा ऑपरेशन या इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है हमारा एल्गोरिदम या हमारा कोड जो हम सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कॉमन एरर आता है विच इज़ कॉल्ड TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो जनरली TLE हमें नहीं लाने देता। अगर TLE आता है तो हमें अपनी एल्गोरिदम को और ऑप्टिमाइज और फास्टर करना होता है। तो ये 10⁸ ऑपरेशंस का क्या लॉजिक है,
बेसिकली अगर हमें कोई भी हमारा गिवन इनपुट साइज दिया हुआ है, जैसे इस सवाल में मुझे दिया गया है कि मेरा जो नम्स डॉट लेंथ है यानी मेरा जो n है दैट इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो क्या इस पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं n स्क्वायर की एल्गोरिथम लिख सकती हूँ? क्या मैं एक नेस्टेड लूप लगा सकती हूँ? उसको एग्जामिन करते हैं। अगर मैंने इस गिवन कंस्ट्रेंट के लिए बिग ऑफ n स्क्वायर का कोड लिख दिया तो क्या TLE आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे एनालाइज करते हैं? बेसिकली ये जो n होता है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी n की मैक्सिमम वैल्यू से। n की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 5 और इसका मुझे स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 10 के इक्वल। 10 टू द पावर 10 टू द पावर 8 से बड़ा होता है और मेरे पास लिमिट है कि 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मेरा कोड n स्क्वायर का है तो उसमें 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा ऑपरेशंस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर मेरे पास TLE आ जाएगा और ये कोड सबमिट नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ करते करते मैं देखूंगी क्या मेरा n log n का कोड सबमिट हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर से छोटी वैल्यू क्या होती है n log n। n log n भी नहीं होगा तो मैं बिग ऑफ n ट्राई करूंगी, बिग ऑफ n भी नहीं होगा तो मैं बिग ऑफ log n ट्राई करूंगी, वो भी नहीं होगा तो मैं कांस्टेंट ट्राई करूंगी। तो n log n का कोड क्या सबमिट हो जाएगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। n log n के लिए अगर हम वैल्यू निकालें तो n log n में 10 टू द पावर 5 अगर लिखेंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 10 टू द पावर 5। दिस इज 10 टू द पावर 5 इंटू लॉग से पावर बाहर आ जाती है log 10। ये log 10 बेस 2 की वैल्यू जनरली होती है 0.3 के इक्वल, तो 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये जो मेरी टोटल वैल्यू आती है दिस वैल्यू इज लेस देन 10 टू द पावर 8। अब मेरी जो अलाउड लिमिट थी उससे कम ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि n log n वाला कोड सबमिट हो जाएगा, ये TLE नहीं देगा। तो अब जो मेरा फाइनल एल्गोरिथम है या तो वो n log n का होना चाहिए या फिर वो उससे भी बेटर होना चाहिए, मतलब इसमें log n भी चल जाएगा, इसमें n भी चल जाएगा, बिग ऑफ 1 भी चल जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर n स्क्वायर नहीं चलेगा तो n क्यूब भी नहीं चलेगा और उससे बड़ा भी नहीं चलेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट होगी वो n log n वाली होगी इस पर्टिकुलर सवाल में। इनफैक्ट यहाँ दिया भी हुआ है कि सॉर्टिंग से तो ये सवाल हो ही जाएगा, एक और ऑप्टिमाइजेशन दिया है कि कैन यू सॉल्व इट विदाउट सॉर्टिंग, तो हमें और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके अपनी जो एल्गोरिथम है उसको लिखना पड़ेगा। पर बेसिकली हर सवाल के साथ ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि किस तरीके की एल्गोरिथम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चल सकती है, कौन सी एल्गोरिथम नहीं चल सकती। अब जनरली जो कंस्ट्रेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर कुछ कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो गिवन होता है। अगर हमें गिवन है n ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8 होना चाहिए, तो इस कंस्ट्रेंट के लिए जनरली या तो बिग ऑफ log n का कोड सबमिट होता है या फिर बिग ऑफ 1 का कोड सबमिट होता है। अगर मैं इसमें लेट्स सपोज मैं लिखूं कि नहीं मुझे तो लीनियर सर्च लगाना है, मुझे तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली एल्गोरिथम लिखनी है इस कंस्ट्रेंट के लिए, तो क्या वो पॉसिबल है? यहाँ पर n ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8 है, मतलब n 10 टू द पावर 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर n की जगह मैं बिग ऑफ 10 टू द पावर 9 लिखूँ तो 10 टू द पावर 9 तो 10 टू द पावर 8 से बड़ा हो जाएगा, तो उसका मतलब है मेरा कोड सबमिट ही नहीं होगा, TLE दे देगा। तो इसलिए बिग ऑफ n अलाउड नहीं होता, लेकिन बिग ऑफ log n और बिग ऑफ 1 अलाउड होते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट के लिए हमारे पास ये एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8 होता है उस केस में बिग ऑफ n का सॉल्यूशन वर्क कर जाता है। बिग ऑफ n का सॉल्यूशन वर्क करने का मतलब है कि ये सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, ऊपर वाले भी हो ही जाएंगे, पर इससे खराब सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप n स्क्वायर लिखोगे तो वो उस सॉल्यूशन में हमारे पास TLE आ जाएगा। n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 के लिए हमारा n log n का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और जनरली कभी भी अगर हमें लगता है यहाँ पे n log n का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि n log n कहाँ देखने को मिलता है। n log n देखने को मिलता है सॉर्टिंग वाले सवालों में। तो हो सकता है ये जो सवाल है इस कंस्ट्रेंट वाला उसमें किसी ना किसी तरीके से सॉर्टिंग अप्लाई हो रही हो, तो इस तरीके से हमारा दिमाग वर्क करना शुरू करना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर। ज़रूरी नहीं है सॉर्टिंग हो रही हो, पर क्या पता हो भी सकती है, क्योंकि कई सारे सवालों में सॉर्टिंग यूज़ होती है। n अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो उस केसेस में n स्क्वायर एक्सेप्ट हो जाएगा। n अगर लेस देन इक्वल टू 500 है तो उस केसेस में n क्यूब एक्सेप्ट हो जाएगा। n लेस देन इक्वल टू 25 है तो उस केसेस में 2 टू द पावर n एक्सेप्ट हो जाएगा। 2 टू द पावर n कहने का मतलब है कि n की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, बस 25 तक ही जाएगी, तो इसका मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे उसकी बहुत ख़राब होनी चाहिए। तो उससे हमें एक हिंट मिल सकता है कि क्या पता इस सवाल के अंदर मुझे रिकर्जन की कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जिसको यूज़ करना हो, तो ये भी एक बड़ा हिंट होता है। जैसे यहाँ पर हमें हिंट मिला था कि क्या पता इसमें सॉर्टिंग यूज़ होती हो, तो हम सॉर्टिंग सोचेंगे, यहाँ पे हम रिकर्जन सोचेंगे। वैसे ही लेस देन इक्वल टू 12 के केस में
बिग ऑफ एन फैक्टोरियल तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है मेजॉरिटी केसेस में, तो यहाँ पे भी हम ब्रूट फोर्स रिकर्जन ही सोच रहे होंगे। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स को देखकर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि किस तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जहाँ तक हम जा सकते हैं। हम वो लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्स्ट केस में मेरी एल्गोरिथम इतना परफॉर्म करेगी, उससे बेस्ट केस आप निकाल सकते हो, पर वर्स्ट केस में इतना परफॉर्म करेगी उसका हमें आइडिया लग जाता है कि अगर एन लॉग एन होगा तो एन स्क्वायर नेस्टेड लूप तो मुझे सोचना ही नहीं है, उसमें मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो एन लॉग एन ही सोचना है। सो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लुक्स लाइक। तो आई होप कि यहाँ तक हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बहुत सारे लॉजिक क्लियर हुए होंगे। आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आज हमने कवर किया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होते क्या हैं। उसके बाद हमने कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिस्कस की हैं, जिसके अंदर हमारा बिग ऑफ 1 आ जाता है, लॉग एन आ जाता है, एन लॉग एन आ जाता है, एन आ जाता है, एन स्क्वायर आ जाता है, एन क्यूब आ जाता है, टू दी पावर एन आ जाता है, एन फैक्टोरियल आ जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, पर जनरली यही हैं जो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर, डीएसए के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे ग्राफ्स देखे, किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, कौन सी वर्स है। हमने ऑल्सो अंडरस्टैंड किया कि रिकर्जन की हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ में वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकली कि ये एल्गोरिथम आएगी तो इसकी कैसे निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी एल्गोरिथम आएगी तो उसकी कैसे निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इनफैक्ट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा चैप्टर है जिसको हम सिर्फ आज नहीं कर रहे, अभी फ्यूचर में जितने भी चैप्टर्स आएंगे डीएसए के, इन ऑल ऑफ द चैप्टर्स जो भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे उन सारी एल्गोरिथम्स की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं, सारी एल्गोरिथम्स की हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग थ्योरेटिकल जो हमने बस एक बार पढ़ लिया और अब हमें बस रट लेना है इसे। ये ऐसी चीज़ है जिसे अब हम नेक्स्ट आने वाली हर एक सिंगल क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमने पूरा फुल पैक होकर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, इन्हें कैसे याद रखेंगे। ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिस के साथ याद होंगे, और वो प्रैक्टिस हम हर एक अपनी डीएसए की क्लास के साथ करने वाले हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमने प्रैक्टिकल यूजेज समझा कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क, वेयर डू वी अप्लाई इट व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कोडिंग टेस्ट के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर, किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट एंड यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर को एंड हमने कुछ नया सीखा इस लेक्चर से, तो यू कैन लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट्स और ऑन ट्विटर। यू कैन टैग मी ऑन ट्विटर एंड यू कैन लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।